पहली बार किसी लड़की ने हमारे स्क्रीन पर अपनी एज डिस्क्लोज की है। जी। अगर आपको स्किन हेल्दी रखना है तो अंदर से खुद के सिस्टम्स को अच्छा काम कराना है। दैट इज द ओनली मंत्रा फॉर अ हेल्दी स्किन और अ गुड स्किन। राइट। अगर आप सोचो कि मैं एक प्रोडक्ट लगाऊं रात में और उससे काम हो जाए और अगले दिन आपको लगे कि बस ये तो फ्रेश है एकदम स्किन ना, ग्लो कर रही है, रेडिएंट है, सब कुछ है, तो ऐसा संभव ही नहीं है सर। तो स्किन केयर कैसे संभव है, हेल्दी ग्लोइंग स्किन कैसे पाएं और एक्ने को कैसे भगाएं, इन सारे सवालों के जवाब के साथ विटिलिगो एंड सोरायसिस से कैसे निजात पाएं, जानिए द नवनीत शो में। हमारी गेस्ट हैं स्किन एक्सपर्ट डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी। ऐसे खतरों के खिलाड़ी जो बिना सनस्क्रीन के बाहर निकल जाते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? मतलब मेरे पास एक पेशेंट आते थे, आई स्टिल रिमेम्बर, उन्हें सोरायसिस था, विटिलिगो नहीं था, बट उन्हें ये कह के कि आप मेडिकली फिट नहीं हो, हालांकि वो रोज जा रहे हैं ऑफिस, अपना काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, स्टिल ये कह के निकाल दिया कि हम रिस्क नहीं ले सकते, यहाँ सबको फैलेगा। तो लगभग 70 to 80% ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स एक्ने फेस करते हैं अपनी प्यूबर्टी पे। कुछ ज़्यादा करते हैं, कोई लोग कुछ कम करते हैं। लेकिन ऐसे कोई फूड है जो स्किन के लिए जहर है, वो खाना ही नहीं हमें? विटिलिगो के लिए क्रीम है जो पैचेस को फिर से कन्वर्ट करने में हेल्प करती है कि वो स्किन टोन से मिल जाए, ताकि पेशेंट का कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो। किसी को विटिलिगो है या सोरायसिस है, क्या वो हेल्दी लाइफ आफ्टर मैरिज जी सकता है? सो डॉक्टर मेघा, सबसे पहला क्वेश्चन ही दिमाग में आता है मेरे ये कि स्किन तो बाहरी ऑर्गन है, लेकिन इसकी अच्छी हेल्थ की शुरुआत अंदर से होती है। Absolutely. कैसे डिस्क्राइब करेंगे इसको आप हमारे सारे व्यूअर्स के लिए? सर सी, अभी स्किन इज द ओनली रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर बीइंग, राइट? आपका अंदर जैसा सिस्टम चल रहा है वो सब दिखेगा ऊपर, वो सब ऊपर दिखेगा। आपका पेट खराब है तो एक्ने दिखेगा, आपको मोशन क्लियर नहीं हो रहा तो स्किन डल लगेगी, हार्मोनल इशू है तो पिगमेंटेशन आएगा, राइट? तो अंदर से जब ऑर्गन्स हेल्दी काम करते हैं, हमारा हार्मोनल लेवल अच्छे से काम कर रहा है, हमारे जो टॉक्सिन्स हैं वो अच्छे से फ्लश आउट हो रहे हैं, तो वो स्किन पे दिखते हैं। आप किसी भी इंसान को देख के बता सकते हो ये स्मोक करता है या ये अल्कोहल पीता है। यस, आपने देखा होगा लिप्स उनके काले मिलेंगे, स्किन उनकी डल मिलेगी, राइट? जो अल्कोहलिक होते हैं उनकी आईज बहुत बैगी और स्वेल्ड रहती हैं, है ना, सोलोन रहती हैं। तो आप पता कर सकते हैं कि हाँ जी ये किस तरह का अपना खान पान रखते हैं या इनके इंटरनल ऑर्गन्स कैसे काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिवर डिसीजेज होती हैं या हार्मोनल इश्यूज होते हैं स्पेशली इन फीमेल्स, तो वहाँ पर आपको पिगमेंटेशन इशू दिखता है, मतलब वो झाइयाँ, वो ब्लैक स्पॉट्स, वो आपको सब नजर आता है। तो अगर आपका इंटरनली ऑर्गन हेल्दी तरीके से काम कर रहा है और हार्मोनल इश्यूज नहीं है, तो वो स्किन पे रिफ्लेक्ट होता है, एंड स्किन इज द ओनली रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर बीइंग। अगर आपको स्किन हेल्दी रखना है तो अंदर से खुद के सिस्टम्स को अच्छा काम कराना है। दैट इज द ओनली मंत्रा फॉर अ हेल्दी स्किन और अ गुड स्किन। राइट। अच्छा, जब मैं छोटा था तो मेरी दीदी के लिए मेरी मम्मी कहती थी कि खून साफ होगा तो स्किन अच्छी होगी जी, और कुछ अलग अलग टॉनिक्स भी दिए जाते थे। जी। तो सिर्फ खून की बात नहीं है, सिर्फ ब्लड नहीं है, पूरा इनर ऑर्गन है। एब्सोल्युटली, सिर्फ ब्लड की बात नहीं है। सी, ब्लड तो देखिए कहीं भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, टू योर एवरी ऑर्गन, टू योर एवरी सेल, टिश्यू, हर एक चीज पे जा रहा है। बट जब वो ऑर्गन ही ढंग से काम नहीं करेगा तब तक आपका खून साफ नहीं कहलाया जाएगा, या ऑर्गन साफ नहीं कहलाया जाएगा, या स्किन साफ नहीं कहलाया जाएगा। एंड जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है, आपको इंटरनली ठीक करा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर स्किन पे डलनेस है तो विटामिन सी लगाया भी जाता है, बट खिलाया भी जाता है, मतलब आपको खिलाया भी जाएगा, लगाया भी जाएगा, राइट? अगर आपका कोई सोरायसिस या कोई आपको बीमारी हो रही है, बहुत ज्यादा एक्ने बन रहे हैं, तो आपको कुछ चीजें पर्टिकुलरली मना कर दी जाती हैं कि हाँ फ्राइड मत खाओ, हाँ बाहर का मत खाओ, मीठा मत खाओ, राइट? तो ये चीजें हैं जो फॉलो करनी पड़ती हैं। अगर आप सोचो कि मैं एक प्रोडक्ट लगाऊं रात में और काम हो जाए और अगले दिन आपको लगे कि बस ये तो फ्रेश है एकदम स्किन ना, ग्लो कर रही है, रेडिएंट है, सब कुछ है, तो ऐसा संभव ही नहीं है सर। तो उसके लिए मेक श्योर कि आप, एक ये जर्नी है, राइट? ये जर्नी आपको फॉलो करनी है अंदर से लेके बाहर तक। आप चीजें लगाइए जो आपको सूट करता है। इट्स गुड कि वो डेड स्किन सेल्स को भी निकालता है, एक्सफोलिएट भी करता है, डर्ट पोल्यूशन से बचाता है, धूप से बचाता है, बट एट द सेम टाइम जब तक आप अंदर अपने काम नहीं करेंगे तब तक वो बाहर नहीं दिखेगा, आप बस पैसे वेस्ट करेंगे। बहुत बड़ी बात कह दी आपने। जनरली आपके पास जब आजकल का यूथ आता है, लड़के लड़कियां दोनों को, मुझे लगता है कि हेल्थ रिजीम जो है उसमें स्किन रिजीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आजकल लड़के बड़े हेल्थ रिजीम में स्किन रिजीम को ऐड कर चुके हैं। तो आज का यूथ जब आपके पास आता है, किन प्रॉब्लम्स को सबसे ज़्यादा लेकर आता है कि ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा फेस कर रहे हैं? सबसे ज़्यादा सर जो बहुत कॉमन है यूथ में, वो एक्ने है और हेयर फॉल है, राइट? अब हार्मोनल इश्यूज हैं,
आप प्यूबर्टी आ रहा है 11, 12, 13 साल में, वो एक्ने आते ही आते हैं, सबको आते हैं, मैक्सिमम लोगों को आते क्या हैं। परसेंटेज होगा इसका? इसका परसेंटेज होगा सर, पर्सनली मैं बात करूं मुझे भी आए थे, राइट। अब जरूरी नहीं आपको फेस पे ही आए, आपको बैक पे भी आ सकते हैं। जैसे बॉयज में ये एक्ने बैक पे बहुत कॉमन होते हैं, क्योंकि बैक पे जो हमारी ग्लैंड्स है वो मोर एक्टिवली काम कर रही है। सिर्फ आपको फोरहेड पे छोटे छोटे दाने दिखेंगे, राइट। तो ये दोनों में ही आते हैं और मैक्सिमम लोगों में आते हैं। लगभग 70 to 80% ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स एक्ने फेस करते ही अपनी प्यूबर्टी पे। कुछ ज्यादा करते हैं, कोई लोग कुछ कम करते हैं। देन मैं बात करूं हेयर फॉल, आजकल ये बहुत बड़ा इशू है हेयर फॉल का, राइट, कि यंग एज में ही उनके बाल थिनिंग में जा रहे हैं या टूटने शुरू हो गए हैं या पहले जैसे हेल्दी नहीं रहे हैं। अब उसके पीछे ये भी रीज़न है कि क्योंकि आप अर्ली एज में वैक्स, जेल्स और ड्रायर और हीटिंग मशीन्स भी यूज़ करते हैं, एंड जेनेटिक प्लेज अ मेजर रोल। अगर आपके जीन्स में ही है कि बाल जल्दी जाएंगे, आपके पापा आपके दादा जल्दी बाल हो गए थे, तो वो आपके में थोड़ा और जल्दी दिख रहे हैं ऑब्वियसली, क्योंकि इन्वायरमेंट ऐसा है और रहना सहना ऐसा है, तो वो आपके एज में जल्दी दिख जाता है। तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो देखने को मिल रहा है। जी, पोल्यूशन इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है? हाँ, बहुत बड़ा नहीं सर, बट कुछ हद तक करता है। अगर आप कवर करके रह रहे हैं और अपना डाइट अच्छा रख रहे हैं, स्ट्रेस नहीं ले रहे, स्लीप अच्छा ले रहे हैं, प्रोडक्ट्स अच्छे यूज़ कर रहे हैं, तो पोल्यूशन कुछ हद तक करता है। बट मैं बोलूँ कि मेजर रोल प्ले कर रहा है वो तो बिल्कुल नहीं कर रहा है, क्योंकि उसी पोल्यूशन में हम भी रह रहे हैं, है ना। 30 क्रॉस हम भी कर चुके हैं, हमारे बाल भी दिख रहे हैं। पहली बार किसी लड़की ने हमारे स्क्रीन पर अपनी एज डिस्क्लोज की है। जी, तो वो हमारे बाल भी दिख रहे हैं। तो पोल्यूशन कहीं ना कहीं रोल प्ले करता है, बट बहुत मेजर रोल प्ले नहीं करता। एंड योर जेनेटिक्स प्लेज अ मेजर रोल। यहाँ पे जेनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा सपोर्ट है कि कैसा आपका जो अपीयरेंस है या टेक्सचर है आपका स्किन का, आपके बालों का, वो डिसाइड करेगा। एंड फिर उसके बाद आप कितना काम करते हैं उस पर। तो जेनेटिक्स के अगेंस्ट भी कोई मेडिसिन हैं जो काम करती हैं? नो सर, नहीं, डेफिनेटली नॉट। वो तो जो होना है होगा ही। वो तो जो होना है वो तो डिसाइडेड है। पर डिले कर सकती है उसको? नहीं, नॉट रियली, डिले नहीं कर सकते। बट येस, अगर आपको किसी वजह से हार्मोनल इश्यूज आ रहे हैं, जैसे फीमेल्स में पीसीओडी बहुत कॉमन है, राइट, यंग एज में पीसीओडी हो जाता है, पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक्ने भी है, पिगमेंटेशन भी है, या बाल भी झड़ रहे हैं, तो आप पीसीओडी ठीक कर सकते हैं और वो फिर डिले कर सकते हैं, राइट। तो ऑलवेज वर्क ऑन द रूट कॉज, सबसे इम्पोर्टेंट। राइट। एक ऐसी बात, ये मिथ है, पता नहीं, कि अगर ऑयली स्किन है तो एक्ने होगा, ये सही है? नहीं सर, एक्ने होगा बट वो मोर प्रोन हो जाएगा। वो जो ऑयली टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन स्किन है, हमारा जो टेक्सचर है ऑयली स्किन का, वो बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाएगा एक्ने होने के। जो पिंपल्स हैं या एक्ने वो ड्राई स्किन पे भी होते हैं, बट ऑयली स्किन पे वो बहुत प्रोन है या वो रिस्क पे है कि आपको जल्दी हो जाएगा। और वो तभी होता है, यूजुअली आपने देखा हो, जब हमने कोई बाहर जंक खा लिया हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा शुगर खा लिया हो, राइट, बहुत ज़्यादा हमने प्रोसेस फूड जो आजकल चलता है, हमारा कल्चर जो चल रहा है खाने पीने का, कुछ भी तब खा लिया हो, या लड़कियों में पीरियड्स के आसपास वो ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके ग्लैंड ज़्यादा ऑयल सिक्रीट करते हैं, राइट। और अब ये भी मानेंगे आप कि आजकल बहुत रेटिनॉल चल रहा है मार्केट में, है ना। रेटिनॉल इज़ गुड, आई एम नॉट सेइंग दिस इज़ बैड, बट पर्सनली जब मैंने उसको एक्सपीरियंस करा तो मुझे वो सूट नहीं हुआ, राइट। मुझे एक्ने हो गए या फिर छोटे छोटे पिंपल्स हो गए। तो ऑलवेज नो योर स्किन कि आपको क्या सूट कर रहा है। इट्स नॉट दैट मार्केट में चल रहा है, एवरीबडी इज यूजिंग, तो यू शुड यूज इट, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। आप हमेशा पहले अपनी स्किन को जानिए कि व्हाट इट डिमांड्स, जो वो डिमांड कर रही है, जो उसको ज़रूरत है, आप उस हिसाब से जब चीज़ें फॉलो करते हैं तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं, राइट। अब लड़के और लड़की दोनों के स्किन टाइप भी अलग होते हैं, सिमिलरली इनको जो हेल्थ रिजीम फॉलो करने हैं वो भी डिफरेंट होगा? नहीं सर, बेसिक अगर मैं बोलूँ, आपको बहुत ज़्यादा कष्ट नहीं करना होता। आपको बस ये है, आप ऑलवेज मेक श्योर कि आप एक तो जब भी सुबह उठ रहे हैं तो फेस वॉश करना ही है, राइट, ठीक है। शाम को एक बार फेस वॉश ज़रूर करना है। मॉइस्चराइजेशन बहुत ज़रूरी है, राइट। जैसे अब गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ बेसिक स्टेप हैं जो लड़कियाँ लड़के दोनों फॉलो कर सकते हैं। एंड थोड़ा सा खाना पीना जो है अगर हम ठीक कर लें, फॉर एग्जाम्पल हम बहुत हाइड्रेटिंग फ्रूट्स खाएं, राइट, बहुत ज़्यादा जंक ना खाएं, फ्राइड ना खाएं, बहुत ज़्यादा अल्कोहल और इंटॉक्सिकेशन में ना पड़े, वो चीज़ें अगर हम फॉलो करते हैं तो ये दोनों गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए बहुत अच्छा है। ऑल्सो 8 आवर्स ऑफ स्लीप जो पॉसिबल नहीं हो पाती क्योंकि हम स्क्रोलिंग में लगे रहते हैं, राइट। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमारे बड़े बूढ़े भी बोलते थे, राइट। टाइम से सोना, टाइम से उठना, एक कुछ दौड़ लगा ली, कोई फिजिकल एक्टिविटी कर ली, अपने विटामिन मिनरल पूरे कर लिए, अच्छा फ्रूट खा लिया, घर का बना खाना खा लिया, ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ कर लिए जो बस क्लेंस कर रहे हैं, राइट, और मॉइस्चराइजेशन रख ली, तो इनफ स्टेप्स हैं अपने स्किन को अच्छा रखने के। एंड ऑल्सो वाटर, हाइड्रेशन,
कितना पानी पिए एक आधे दिन में? सर अगर किडनी के मरीज आप नहीं हैं, लिवर के मरीज आप नहीं हैं, तो आप एटलीस्ट 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर, अगर आप नॉर्मल हैं तो आप पी सकते हैं। राइट। जी। ऐसे खतरों के खिलाड़ी जो बिना सनस्क्रीन के बाहर निकल जाते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? उनके क्या प्रॉब्लम लिए- फेस करेंगे ये? सर फिर उन्हें वही है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, राइट। अब जैसे मेरे पास 2 पेशेंट आते हैं, राइट, वो 30 से नीचे हैं, जी। बट वो मुझे बोल जाते हैं कि मैम आप बहुत छोटे लगते हो और आप कॉलेज स्टूडेंट ही लगते हो, मतलब हाउ कैन आई बिलीव यू कि आप मुझे ठीक कर दोगे, क्योंकि आप तो बहुत यंग लग रहे हो। जी। ऐसे आते हैं 40s 50s में भी जो पेशेंट आते हैं, वो यही बोलते हैं कि आप बेटा बहुत यंग लग रहे हो, आप हमें कैसे ठीक कर दोगे आप, बताइए। तो यही फर्क है सनस्क्रीन यूज करने का। उन्होंने नहीं किया, मैंने किया, तो दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस। सनस्क्रीन तो यूज करनी जरूरी है। सनस्क्रीन कितनी देर में एक्टिवेट हो जाता है? मुझे रिसेंटली किसी ने कहा कि अगर आप धूप में जाने वाले उसकी 20 मिनट पहले आपको सनस्क्रीन अप्लाई कर लेना है। एटलीस्ट हाफ एन आवर, हाफ एन आवर पहले आप यूज कर सकते हैं लगा के। और ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा वॉश करके ही सनस्क्रीन लगाना है, आप रीअप्लाई भी कर सकते हैं, नॉर्मल पानी से धो के भी सनस्क्रीन लगा सकते हैं। तो आप ऐसे भी इस पैटर्न में यूज कर सकते हैं। ये नहीं कि आपको जब भी सनस्क्रीन लगाना है, आप बीच पे हो या कहीं भी बाहर हो, तो वापस से आपको हाँ वॉश करना पड़ेगा। इट्स नॉट नीडेड, आप ऐसे भी रीअप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि सनस्क्रीन अप्लाई तो करें, लेकिन दिन में कितनी बार, एक से ज़्यादा बार भी अप्लाई किया जा सकता है? या एब्सोल्युटली। अगर जैसे आजकल जो टेम्परेचर चल रहा है जी, जो रेज है हमारी यूवी रेज है, उसमें आप 2 बार भी अप्लाई कर सकते हैं। बट अदरवाइज अगर जैसे टेम्परेचर नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा धूप नहीं है, रेज नहीं है, तो आप 1 बार भी अप्लाई करके छोड़ सकते हैं। कितना SPF ठीक है? एटलीस्ट 50 होना चाहिए। 50 SPF यूज़ करना ज़रूरी है। ठीक है। एंड व्हाट अबाउट किड्स जिनकी एज 11-12 साल के आसपास है? वो SPF 30 तक जा सकते हैं। 30 तक। हाँ। अगर SPF 30 से ऊपर या 50 से ऊपर जाता है तो भी कुछ नेगेटिव इफेक्ट होते हैं स्किन पे? सर नेगेटिव कुछ भी नहीं है। इट्स दैट कि आप ओवर यूज कुछ भी करते हैं तो वो कहीं ना कहीं फिर आपको डैमेजेस दिखा देता है लॉन्ग टर्म में। तो एक्सेसिवली और ओवर यूज कुछ भी नहीं करना है, इन अ राइट वे, और जो उसका तरीका है यूज करने का, अगर आप उस वे में यूज कर रहे हैं जी, तो इट्स वेरी गुड फॉर योर स्किन। ग्रेट। हेयर में जब डेंड्रफ होती है, मैंने कई बार देखा है किसी की डेंड्रफ अगर फोरहेड पे अगर बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ पर एक्ने लेकर आ जाती है। हाँ जी। तो डेंड्रफ का स्किन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, फेस पर या बाकी जगहों पर? बाकी जगहों पे जैसे आपने बोला डैंड्रफ फोरहेड पे आ रहा है, एक्ने भी आ रहा है, राइट, उसको चीक्स पे भी छोटे छोटे दाने बनेंगे विद डैंड्रफ, राइट, और उसको हल्का सा ड्राइनेस फील होगा अपनी आई लैशेस पे, आईब्रोज पे, जो हमारे नेजल फोल्ड्स होते हैं वहाँ पे हल्का हल्का लेयर, एक फ्लेकिंग सा दिखेगा कि ड्राइनेस हो रहा है। तो ये एक डीमेरिट होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वो चेस्ट के हेयर तक भी आ सकता है। तो कुछ पेशेंट्स में मिलता है, लोगों में मिलता है कि चेस्ट के हेयर पे भी डैंड्रफ जैसा कुछ बन रहा है और वो वहाँ तक फैल चुका है। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ। तो अगर आपको डेंड्रफ हो रहा है तो उसको सबसे पहले ट्रीट करें ताकि स्किन प्रॉब्लम्स ना हो। क्योंकि ये सिबोरिक डर्मेटाइटिस भी हो सकता है। हम डैंड्रफ की बात कर रहे हैं। ये क्या चीज़ हम व्यक्ति, साधारण व्यक्ति को बताओ जी सर, जैसे डैंड्रफ हुआ, फॉर एग्जांपल थोड़ा सा भी वेदर चेंज होता है, हल्की बहुत ड्राइनेस हम सबको आ जाती है स्कैल्प में, और वो सीजनल होता है, राइट, पतला पतला माइन्यूट सा फ्लेकिंग होता है। बट जब ये सिबोरिक डर्मेटाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है तो एक तो ये इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ऑल सीजन आपको मिलेगा, राइट, आपके फेस पे मिलेगा, ईयर्स के आसपास मिलेगा, आईब्रोज के आसपास मिलेगा, चेस्ट के हेयर पे मिलेगा, और इसकी जो फ्लेकिंग होगी बहुत क्रस्टी होगी, मतलब येलो फ्लेक्स के साथ मिलेगा। तो वी कैन रूल आउट कि हाँ ये सिबोरिक डर्मेटाइटिस है। बड़ी बात बताई आपने आज जी। अच्छा, हम लोगों ने ये तो बात करी किस तरह का फूड हमको लेना चाहिए ताकि हमारी स्किन हेल्दी रहे, हम खुद भी अंदर से ठीक रहें, लेकिन ऐसे कोई फूड है जो स्किन के लिए जहर है, वो खाना ही नहीं हमें? बहुत ज़्यादा शुगर इनटेक इज जहर फॉर योर स्किन। ओके, तो कितनी शुगर एक दिन में कंज्यूम कर सकता है एक नॉर्मल इंसान? कंज्यूम सर सब कर सकते हैं, मैं आप सब कर सकते हैं, बट उसका एक लिमिट है। कुछ लोग मीठा खाते हैं पेट भरने के लिए, कुछ लोग मीठा खाते हैं टेस्ट करने के लिए। तो टेस्ट इट, जब भी आपका मन कर रहा है टेस्ट करें आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, जैसे वाइट शुगर है आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं स्टीविया लीव्स के साथ, राइट, आप बहुत ज़्यादा वाइट शुगर और रिफाइंड शुगर में ना पड़ें। सॉल्ट इनटेक भी आप रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा सॉल्ट खाने से आपके जो आई फॉल्स होते हैं वो स्वेल्ड लगते हैं या स्वोलन लगते हैं, राइट। तो वो आप इन स्वेलिंग्स को अवॉइड करने के लिए, वाटर रिटेंशन को अवॉइड करने के लिए, एजिंग को थोड़ा डिले करने के लिए आप कम से कम इनटेक इनका करें, उतना अच्छा। जो पफी आईज होती है उसको कम करना है ना, उसको कम करने का कोई टिप देंगे आप मुझे? यही टिप है सर। हाँ, पानी तो पीना है बट सॉल्ट इनटेक रिड्यूस करना है। जैसे अब सॉल्ट इनटेक, हम सॉल्ट के मतलब खाने में तो खा ही रहे हैं, बट हम पिकल्स में भी खा रहे हैं,
हम केचप्स भी खा रहे हैं, हम चटनियाँ भी खा रहे हैं तरह तरह की, तो जितना हम सॉल्ट इनटेक रिड्यूस कर पाएँ अपने खाने में उतना वो पफीनेस को रिड्यूस करता है। एंड ऑल्सो आप चाहें तो नॉर्मल आप ठंडे पानी में एक कपड़ा डिप करके सुबह सुबह मॉर्निंग में अपने फेस पे आप रख सकते हैं ताकि वो पफीनेस को रिड्यूस कर दे। आइस डंकिंग आप कर सकते हैं, जो आइस बॉल लेके आप उसको डंक कर सकते हैं। तो ये कुछ रेजीम्स हैं जो आप पफीनेस के लिए काम कर सकते हैं। ये आपने बहुत अच्छा आइस ड्रिंकिंग जो आपने कहा है जी, आजकल बहुत पॉपुलर हो रखा है, ये बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ भी इसको कर रहे हैं। कितना हेल्पफुल है ये अच्छे स्किन को तैयार करने में? हेल्पफुल एज इन सर, एक तो ये पफीनेस रिड्यूस करता है, सुबह उठ के जो एक आपको अपना फेस सूजा हुआ मिल रहा है उसको वो रिड्यूस कर देता है। एंड ओपन पोर्स के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, और हाइड्रेशन के लिए बहुत अच्छा है। तो आप इन तीनों प्रोसेस के लिए अगर आप चाहते हैं कि ये तीनों हम हटा दें और हाइड्रेशन रहे, पफीनेस ना रहे, ओपन पोर्स ना रहे, तो आइस डंकिंग आप कर सकते हैं। जी। आप मुझसे पूछेंगे कि मैं क्या रेटिंग दूंगी, तो 6-7 रेटिंग मैं आराम से दे सकती हूँ 10 में से, कि आप इसको यूज़ करें और फिर सी द डिफरेंस, नॉट इन वन डे बट येस, आप जब उसको कंसिस्टेंटली यूज़ करेंगे तो आपको डिफरेंस दिखेगा स्किन में। वीक में कितनी बार करना चाहिए? एटलीस्ट थ्राइस ऑल्टरनेटिवली आप कर सकते हैं। Cool. कोई साइड इफेक्ट भी नहीं इसका? नो नथिंग। सुपर। अच्छा, ऑयली स्किन वालों के लिए कहा जाता है कि उनको मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं है, सच है ये? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। ऑयली स्किन वालों का भी ड्राइनेस आता है जब भी वेदर चेंज होगा, ठीक है, जब भी आपका स्किन ड्राई होने लगेगा, कोई भी ठंडी हवा चल रही है या ड्राई हवा चल रही है, तो ऑयली स्किन भी ड्राई होगी, राइट? कुछ पैचेस में होगी, सारी नहीं होगी बट होगी ज़रूर। ऐसे में आपको मॉइस्चराइजर लाइट बेस्ड और जेल बेस्ड यूज़ करना है। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हैवी मॉइस्चराइजर्स की ज़रूरत होती नहीं है, आप नॉर्मल लाइट बेस्ड या बहुत जेल बेस्ड जो होते हैं हमारे मॉइस्चराइजर वो यूज़ करें, उससे कोई इशू नहीं है। एंड कीप वॉशिंग योर फेस। जब गर्मियां हैं तो एटलीस्ट 2-3 बार आप फेस वॉश करते रहें, जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर लगाते रहें, तो बहुत अच्छा काम करता है वो ऑयली स्किन पे। जी, ये मिथ है या फैक्ट है मुझे बताइए कि लड़कों को स्किन केयर की ज़रूरत नहीं होती है? नहीं, एब्सोल्युटली मिथ है। ऐसा नहीं है कि स्किन केयर की ज़रूरत नहीं है, होती है, बट उनका इतना वो होते नहीं है इनटू स्किन केयर, तो वो चीज़ें ज़्यादा फॉलो नहीं करते हैं। बट पर्सनली जैसे मेरा भाई भी है या मेरे हस्बैंड भी हैं, अगर मैं कुछ भी स्किन केयर करूं या मैं कुछ भी लगाऊं तो वो भी बोलते हैं हमें भी लगा दो। तो ऐसा नहीं है, उनकी नीड नहीं है, नीड है एंड दे फील फ्रेश आफ्टर दैट, बट करना चाहिए। मतलब एक बेसिक क्लेंजिंग और एक बेसिक मॉइस्चराइजेशन और सनस्क्रीन एटलीस्ट लगानी चाहिए ताकि वो डैमेजेस लेटर ऑन स्टेजेस में आपको जल्दी से ना दिखे। जी। रात में सोने से पहले क्या करके सोएं? नथिंग सर, जस्ट गर्ल्स को स्पेशली मैं बोलूंगी, बहुत लोगों की आदत होती है मेकअप पहन के ही सो जाते हैं, है ना? दे डोंट रिमूव जैसे टीवी सीरियल्स में होता है मेकअप। हाँ, सुबह उठे तो वैसे ही उठने चाहिए हम, विद ऑल गहना ज्वेलरी, वही मेकअप, है ना? तो ऐसा नहीं होता है। आप फेस वॉश जरूर करें और एक हल्का मॉइस्चराइजर लगा के एंड लिप बाम लगा के सो जाइए। इनफ फॉर योर स्किन। अगर आपको कोई इश्यूज हैं, डार्क स्पॉट का इशू है या फिर बहुत एक्ने बनते हैं, तो आप विटामिन सी लगा सकते हैं इफ़ यू वांट। अगर आप एक्स्ट्रा कुछ ढूंढ रहे हैं, करना चाहते हैं, तो आप विटामिन सी का कोई सिरम लगा सकते हैं, कोई क्रीम लगा सकते हैं। नहीं तो आप नायासिनामाइड्स, सेरामाइड्स, इन बेसिक टेक्सचर वाला या इन बेसिक इंग्रेडिएंट्स की चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। एक और मिथ और फैक्ट, डार्क स्किन वालों को सनस्क्रीन की ज़रूरत नहीं पड़ती। नहीं, ऐसा नहीं है सर। डार्क स्किन में एक्चुअली मेलेनिन प्रोडक्शन बहुत है, राइट? और अगर आप चाहें तो उस प्रोडक्शन को आप सही से रख सकते हैं, क्योंकि डार्क स्किन वालों को हमेशा ये लगता है हम गोरे हो जाएं या हमारा स्किन टोन थोड़ा लाइटर हो जाए ना। मैं यहाँ पे किसी कलर के खिलाफ नहीं हूँ, बट ऐसा मैंने बहुत जगह देखा है, बहुत लोगों को देखा है। ये हिंदुस्तान की प्रॉब्लम है। पेशेंट भी आता है, छोटा बच्चा लेके भी आता है कि मैम इसको क्या गोरा कर सकते हैं हम, कलर बदल सकते हैं? तो आई जस्ट वांट टू लेट देम नो कि कलर तो आपके जेनेटिक्स पे ही जाएगा, जो आपके आसपास कलर है, आपके जीन्स में है, वही जाएगा। आप उसको बेहतर बनाने के लिए काम करें, रादर देन कि आप गोरे हो जाएं, एक शेड डार्क मतलब अप हो जाए, कोई फर्क पड़ेगा नहीं और आप चीजें ले लेके तरह तरह के कॉम्प्लिकेशंस बढ़ाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि उनमें सनस्क्रीन की जरूरत नहीं पड़ती। डार्क स्किन वालों को भी सनस्क्रीन की जरूरत पड़ती है, उन्हें भी सन रेज से प्रोटेक्शन करनी है, यूवी रेज से प्रोटेक्शन करनी है, ताकि फर्दर ऑन उनको कोई स्किन प्रॉब्लम्स ना बने। ऑल्दो इस सब्जेक्ट के ऊपर तो मूवीज़ भी बहुत सारी आ चुकी हैं, लेकिन बावजूद इसके क्या वो जो एक मेंटालिटी है इंडियन कल्चर में कि गोरी बहू चाहिए, वो थोड़ा कम हुआ है? आई डोंट थिंक सो सर। जब बहू की बात आती है तो चीज़ें बदली कहाँ हैं अभी तक? अभी भी वही चल रहा है। आई डोंट थिंक सो कि बहू की बात आते ही वो चीज़ें बदल जाती है। मुझे तो नहीं लगता कि बदलती हैं। इवन आप कोई भी क्लास उठा लें, आप कोई भी वर्ग का कोई भी इंडिविजुअल उठा लें, चाहे वो
एडुकेटेड है चाहे वो अनएडुकेटेड है, कहीं ना कहीं जब बात आती है तो उन्हें भाऊ एकदम लंबी पतली और विद गुड स्किन और अच्छी चीजें चाहिए, सारी चीजें लिखी होती हैं, हाँ, ये चीज़ चेकलिस्ट है, वो बदलने की जरूरत है। लव मैरिजेस में ये कम देखने को मिलता है क्योंकि वहाँ पर अपना स्टैंड है, बट जहाँ पर अरेंज मैरिजेस के लिए जाते हैं वहाँ पे अभी भी ये सारी चीजें चेक होती हैं, मोटा पतला गोरा काला सब चेक होता है, तो ये बदलने की जरूरत है आई गेस। राइट। आजकल जो जिस तरह का लाइफस्टाइल है, जिस तरह के पोल्यूशन फैला हुआ है, इसके चलते रिंकल्स और बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी एक एज में आ जा रही है, तो बोटॉक्स क्या सही सोल्यूशन है या इसको अवॉइड ही करना चाहिए? सर सी ये पर्सनल चॉइस है, दिस इज कम्प्लीटली योर पर्सनल चॉइस। इस पे मेरा कमेंट करना कुछ भी बहुत पर्सनल हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको करेक्शन की ज़रूरत है और आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो आप करा सकते हैं, बट उसके यस अपने रेपरकशंस होते हैं, अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कई बार वो ब्रूस हो जाता है या कोई एलर्जी हो जाती है, कई बार बहुत सूजन आ जाती है, तो ये रेपरकशन से अगर आप अवेयर हैं कि हाँ ये होगा और हम इसे झेल लेंगे, और अगर आपको कोई करेक्शन करानी है, आपको लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, हालांकि कॉन्फिडेंस सिर्फ अंदर से ही आता है, राइट, तो आप करा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं आप ऐसे ही, जो आपकी नॉलेज है वो सबसे अच्छी है, आपका कॉन्फिडेंस सबसे अच्छा है और वो रिफ्लेक्ट कराना है आपको, तो आप नॉर्मल जैसे हैं वैसे भी ठीक है, तो एक्सेप्ट द वे यू आर, आप जैसा रहना चाहें वैसे रहें जी। ठीक है, हम लोगों ने स्किन के बेसिक को इतना सारा डिस्कस किया। अब कुछ दो ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आजकल बहुत कॉमनली सामने आ रही है, उसमें एक है विटिलिगो, है ना, ये बड़ा कॉमनली देखने को मिल रहा है और एक टाइम से इसको लेकर बहुत मिथ्स भी थे, उनको लेकर बात करना चाहते हैं। सबसे पहले बताइए कि ये इसके होने के पीछे कारण क्या होता है? इसके होने के पीछे सर सबसे बड़ा कारण है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, राइट। पहले जब ये डिसऑर्डर्स हमें नहीं पता होते थे तो बुक्स में हम पढ़ते थे कि ये इडियोपैथिक है, मतलब अननोन कॉज है। अब अननोन कॉज को हटा के ऑटो इम्यून में डाल दिया गया है कि जब खुद का इम्यून सिस्टम खुद के खिलाफ काम करना शुरू कर दे और खुद ही के बॉडी में किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को टारगेट करके उसको इफेक्ट करना शुरू कर दे, तब ये बीमारी होती है। फॉर एग्जांपल विटिलिगो में आपने मुझसे पूछा, तो हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही मेलानोसाइट्स को मार रहा है, उसको ये नहीं पता कि इसको, ये मेरी शरीर है, मेरा ही बॉडी है, इसको मुझे प्रोटेक्ट करना है, बट वो डिफेंड करने की जगह उसको अटैक कर रहा है। उसका रिजल्ट क्या होता है, जो मेलेनिन है हमारा वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है और उस पर्टिकुलर जहाँ पे भी व्हाइट स्पॉट हो रहे हैं वहाँ का मेलेनिन मर जाता है और आपको व्हाइट स्पॉट्स दिखने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा जैसे ऑटो इम्यूनिटी है, बट कुछ तो ये फैमिलीज में ही रन कर रहा होता है, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव या पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स या जो आपके फर्स्ट डिग्री रिलेशन में आते हैं उनमें ये मिल जाता है मेजॉरिटी ऑफ केसेस में। अब जरूरी नहीं है वहाँ विटिलिगो मिले, कोई और ऑटोइम्यून मिल सकता है, बट आपको विटिलिगो हो रहा है, राइट, जो ओरिजिन सेम ही है। कुछ स्ट्रेस के चलते लोगों में ये डिसऑर्डर्स पैदा हो जाते हैं, मतलब आप इतने स्ट्रेस में हैं कि आपके इम्यून सिस्टम ने रियलाइज करना छोड़ दिया कि ये आपका शरीर है और अटैक करना शुरू कर दिया, तो तब भी ये स्ट्रेस इंड्यूस्ड डिसऑर्डर होते हैं। कहीं भी सप्रेशंस हैं, स्ट्रेस हैं, अनफुलफिल्ड डिजायर्स हैं, आप बहुत ही ज़्यादा इमोशन सप्रेस करते हैं, तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स या कैंसर जैसी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो ये चीज़ें हैं। कुछ लाइफस्टाइल है ऑब्वियसली जो उसको ट्रिगर कर देता है, मतलब आप डेली ही अल्कोहल और डेली ही बाहर का खाना, प्रोसेस्ड फूड, इन सब पे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको बॉडी में दिखेगा जी। तो ये कुछ कारण होते हैं जो इनको ट्रिगर करता है या फिर दिखना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से। अगर फैमिली से ही अगर ये रन कर रहा है, ठीक है, तो किस एज तक किसी बच्चे में अगर ये होना होगा तो दिखना शुरू हो जाएंगे सिम्टम्स उसके? कोई एज नहीं है सर, क्योंकि मेरे पास 6 महीने का बच्चा भी आता है ऐसी प्रॉब्लम लेके, और मेरे पास 60 साल के एजेड लोग भी आते हैं ये प्रॉब्लम लेके, तो देयर इज नो सच एज कि किसी एज पे ये दिखेगा। जब भी कभी भी हो सकता है, हाँ कभी भी ट्रिगर हो सकता है, बस उसको एक ट्रिगर मिलना चाहिए, एक एक्सक्यूज मिलना चाहिए। तो वो एक्सक्यूज आप खुद भी दे सकते हैं अपने लाइफस्टाइल से, स्ट्रेस से या खान पान से, या कोई बड़ी बीमारी हो जाए बॉडी में जहाँ इम्यून सिस्टम ये रियलाइज करना छोड़ दे कि ये आप ही की बॉडी है, तब भी ये ट्रिगर हो जाता है। या LFT आपका थोड़ा सा डीअरेंज है, लिवर फंक्शन थोड़े से एब्नॉर्मली, लिवर फंक्शन टेस्ट, ठीक है, जो लिवर हमारे एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं वो बढ़ना शुरू हो जाए, लिवर की जो काम करने की क्षमता है वो कम हो जाए जी, तब भी ये ऐसे चीज़ें ट्रिगर हो जाती हैं बहुत जल्दी। राइट। एक मिथ था बहुत सालों तक तो ये कि ये कम्युनिकेबल डिसीज है, छूने से फैल जाती है, साथ में खाना खा लिया तो फैल जाती है। अब भी लोग इसको लेकर ऐसी बात करते हैं? हाँ करते हैं, अभी भी करते हैं, अभी भी करते हैं।
कि मैम हमारे साथ रहता है, कहीं हमें तो नहीं होगा ना, वैसे तो हम इसका बिस्तर अलग रखते हैं, इसका प्लेट अलग रखते हैं, तो हमें तो नहीं। अभी भी आते हैं ऐसे पेशेंट। तो एक तो ये समझने की ज़रूरत है कि ये साथ रहने से, छूने से या कुछ भी शेयर करने से नहीं फैलेगा, क्योंकि ये शरीर के अंदर से आ रहा है। चीज़ें वही फैलती हैं जो एक्वायर्ड होती हैं, जो बाहर से इन्फेक्शन आते हैं, राइट। तो जैसे फंगल इन्फेक्शन है वो छूने से फैलता है, बट ये जैसे विटिलिगो है और कोई ऑटोइम्यून बीमारी है, ये छूने से नहीं फैलती है। तो यहाँ पे लोगों को मानसिकता बदलने की ज़रूरत है। मानसिकता कैसे? क्योंकि लोगों की शादी तक टूट जाती है ड्यू टू दिस, राइट। लोगों के डिवोर्सेज हो जाते हैं, राइट। लोगों को जॉब से निकाल दिया जाता है। या मतलब मेरे पास एक पेशेंट आते थे, आई स्टिल रिमेंबर, उन्हें सोरासिस था, विटिलिगो नहीं था, बट उन्हें ये कह के कि आप मेडिकली फिट नहीं हो, हालांकि वो रोज़ जा रहे हैं ऑफिस, अपना काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, स्टिल ये कह के निकाल दिया कि हम रिस्क नहीं ले सकते, यहाँ सबको फैलेगा। ये तो आई मीन बहुत अच्छी जगह और कॉर्पोरेट का सोच है। या तो ये क्वेश्चन फिर आता है जहन में कि किसी को विटिलिगो है या सोरासिस है, क्या वो हेल्दी लाइफ आफ्टर मैरिज जी सकता है या कोई प्रॉब्लम हो सकती है? प्रॉब्लम सर एज इन इंटरनल ऑर्गन तक बहुत रेयर केसेस में जाती है, लाइक मतलब 1000 में कोई एक पेशेंट में जाएगी जो जॉइंट्स में पहुंच जाता है और इंटरनल ऑर्गन तक पहुंच जाता है, स्किन बहुत पतला कर देता है। अदरवाइज अगर मैं उस एक को हटा दूं तो इतनी जल्दी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। दे कैन लीड देयर लाइफ वेरी वेल, वो अपना सेक्सुअल कांटेक्ट भी बना सकते हैं शादी के बाद, वो बच्चे भी कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, वो नॉर्मली भी रह सकते हैं, वो काम भी कर सकते हैं, वो सब कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ द डिसीज़। हाँ, तो ऐसे पेशेंट जब आपके पास आते हैं जी, आई एम श्योर जैसे कि आपने बताया, तो उसमें फिर मेंटल डिस्टर्ब होने की संभावनाएं बढ़ती होंगी, डिप्रेशन, एंजाइटी सबसे ज़्यादा। कैसे टैकल करते हैं आप इसको? उनको पहले तो सर ये टैकल करने का पॉइंट होता है कि आप अपने आप को एक्सेप्ट करें कि यस आपको ये प्रॉब्लम हो गई है। क्योंकि मेरे पास भी जब पेशेंट आता है पूरा ढक के आता है, यहाँ तक ग्लव्स पहन के आएगा, ऊपर वो कैप पहन के आएगा, यहाँ तक वो स्कार्फ बांध के आएगा, फुल स्लीव्स के वो कपड़े पहनेंगे। इसको सबसे ओपनली एक्सेप्ट कर लिया जाए, हाँ, कि हो गया है, हो गया है। अब हो गया है तो इसको लेके बैठने की जरूरत नहीं है, इलाज है इसका, बहुत पैथीज हैं जो इसको ठीक कर पाती हैं, आयुर्वेदा है, इवन होम्योपैथी है, एलोपैथिक में भी कुछ एक्सटेंट तक चीजें हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपके पास पैथीज हैं, आपके पास ट्रीटमेंट है, आपके पास साइंस है, आप उसे ठीक कर सकते हैं, बट एक्सेप्ट इट। क्योंकि आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपके आसपास के लोग भी इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आपको खुद में वो एक्सेप्टेंस लानी पड़ती है, और एक्सेप्टेंस के साथ जब आप उस पर काम करते हैं, अपने बेटर बीइंग पे काम करते हैं, अपने कॉन्फिडेंस पे काम करते हैं, तो डेफिनेटली ये खत्म होती है। किस परसेंटेज तक अगर विटिलिगो है तो उसको ठीक किया जा सकता है? सर टू बी ट्रू, अगर 60-70% बॉडी कवर्ड है तो उसको फिर भी कंट्रोल किया जा सकता है, बट मोर देन 60-70 तक भी ठीक हो सकता है। हाँ, बट मोर देन दैट, फॉर एग्जांपल पूरा ही हो गया, बस फेस रह गया या कोई एक पार्ट रह गया, पूरी बॉडी हो गई, तो वहाँ से थोड़ा रिवर्स होना मुश्किल होता है। और मैं ये बोलूँगी कि हाँ, वहाँ पे डॉक्टर्स के लिए भी मुश्किल है, चाहे वो कोई भी पैथी के डॉक्टर हो, और वो पेशेंट के लिए भी मुश्किल है, क्योंकि इतना रेजीम फॉलो करना, इतने ऑइंटमेंट्स लगाना, इतना परहेज करना, इतनी दवाइयाँ खाना, वो खुद ही हिम्मत तोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है कि रिवर्स नहीं हो सकता, बट मुश्किल है, कंपैरेटिवली मुश्किल है। क्या लाइफस्टाइल रखी जाए ताकि बेहतर हो जा सकता है जल्दी? लाइफस्टाइल में सर सबसे पहले तो स्ट्रेस नहीं लेना। कोई भी ऑटोइम्यून बीमारी है, चाहे वो विटिलिगो है, कोई भी किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना, बीमारी का स्ट्रेस नहीं लेना, राइट। एंड देन फॉलो द रेजिम्स, जो भी आपको डॉक्टर ट्रीट कर रहे हैं, जो वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं रिगार्डिंग योर डाइट, रिगार्डिंग योर स्ट्रेस, रिगार्डिंग योर वर्कआउट, फिजिकल वर्कआउट, रिगार्डिंग योर वाइटामिन सप्लीमेंटेशन, कि आप विटामिन डी लीजिए, B12 लीजिए, जिंक लीजिए, आयरन लीजिए, मैग्नीशियम लीजिए, वो फुलफिल करते हुए, थोड़ा सा डाइट रेजिम फॉलो करते हुए इसको ट्रीट किया जा सकता है। कितना समय लगता है इसको ट्रीट करने में? साल भर, 1 साल, 2 साल? टू बी ट्रू सर, डिपेंड सिर्फ पेशेंट के रिस्पॉन्स पे करता है। सबसे इम्पोर्टेंट कि उसका बॉडी कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है टुवर्ड्स एनी ट्रीटमेंट, और पेशेंट में कितनी क्षमता है खुद को बदलने की या खुद में चेंजेस लाने की। अगर पेशेंट अच्छे से चीजें फॉलो कर रहे हैं तो विद इन 6 मंथ्स, विद इन 4 मंथ्स, विद इन 3 मंथ्स भी ठीक हो जाते हैं। बट जब यहाँ पेशेंट ही कोऑपरेटिव नहीं है, अब ठीक होने लगता है, पेशेंट खुद आता है, बोलता है मैम और तो कुछ नहीं, बस अल्कोहल पी लिया था।
हाँ ये गड़बड़ है। बाकी कुछ नहीं खाया, बस चिकन खा लिया था। हाँ। तो ये थोड़ी चीजें वहाँ पे प्रॉब्लमेटिक होती हैं और ट्रिगर्स होते हैं ये, राइट। तो जब आपके ट्रिगर वो आपको मिलते हैं तो वो डिलेड चला जाता है। जी। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट को साथ में शुगर है तो शुगर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज कोई भी हीलिंग बॉडी में वो बहुत स्लो हो जाएगी, है ना। कोई मतलब एनी डिसीज और कोई भी बीमारी बहुत स्लो हो जाएगी, जी। तो वो कंट्रोल करना जरूरी है। अगर थायराइड डिसऑर्डर है तो थायराइड को मेंटेन करना जरूरी है, तभी आपको रिजल्ट जल्दी मिलेंगे। तो डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट, और पेशेंट कोऑपरेटिव है और आपकी बात सुनते हैं अच्छे से तो वो सर 2 महीने 4 महीने में भी ठीक होके चले जाते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। सिमिलरली सोरायसिस भी एक बड़ी प्रॉब्लम है जो आजकल बहुत कॉमनली देखने को मिल रही है। इसके पीछे के क्या कारण होता है? ये भी सर ऑटोइम्यून नहीं, फर्स्ट तो ऑटोइम्यून, ठीक है। ऑटोइम्यून या तो वो जेनेटिक्स है या आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में मिल रहा है, दूसरा स्ट्रेस, ऑब्वियसली स्ट्रेस, एंड तीसरा हमने देखा है कि जहाँ पे भी लिवर डी-अरेंजमेंट्स होती हैं, फैटी लिवर है या आपके लिवर लेवल बढ़े हुए हैं, अच्छे से काम नहीं कर रहा है एफिशिएंटली, वहाँ पे भी सोरायसिस जैसी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे ये कंट्रोल करना जरूरी है, एंड सोरायसिस की रिकवरी फास्ट है अगर मैं कंपेयर करूं विटिलिगो से। ओके। या बट वहाँ पे पेशेंट को थोड़े से रेजिम्स फॉलो करने पड़ते हैं, रेजिम्स के साथ साथ सोशल एक्सेप्टेंस, राइट, ढकने की जरूरत नहीं है जी। आप उसको फुल ऑन आप फ्लॉन्ट करें, आप एक्सेप्ट करें, लोगों के बीच उठे बैठे, क्योंकि आप जब अपने स्किन को लेके या अपीयरेंस को लेके कॉन्फिडेंट हैं तो लोग आपको एक्सेप्ट करते हैं, राइट। तो ये एक मेजर फैक्टर है, क्योंकि पेशेंट आते हैं, इवन बड़े बड़े कॉर्पोरेट से भी आते हैं, तो वो यही बोलते हैं मैम बस हाथों का ठीक कर दो, हमें हैंडशेक करना होता है तो ये दिखता है ना, आप ये ठीक कर दो जल्दी से। तो इट्स नॉट अबाउट द हैंडशेक और एनीथिंग, आप अच्छे से करिए, आप अपनी बीमारी के बारे में खुल के बताइए लोगों को कि ये नहीं होगा छूने से, आई एम एब्सोल्युटली नॉर्मल, ये ठीक हो जाएगा, मैं इलाज ले रहा हूँ इसका। तो ये जब मानसिकता आ जाएगी तो शायद हमारी जरूरत कम हो जाएगी। जी, बट बेसिक अगर समझना चाहता होगा इंसान कि ये नॉर्मल लाल लाल स्पॉट्स या इचिंग है या फिर नहीं सर, कैसे आप बाइफरकेट करें इसे? इसको सर समझने के लिए, इसमें जब रैश होंगे, स्किन में इन्फ्लेमेशन होगी, तो एक वाइट या सिल्वर कलर की आपको लाइनिंग मिलेगी पैचेस में जो झड़ती है। अच्छा। हाँ, आप कुछ भी बैठे हैं या आप कुछ नहीं भी छेड़ रहे हैं तो वो डेड स्किन ऐसे झड़ी हुई मिलेगी आपको आसपास अपने या अपनी सीट पे। ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है ये सोरायसिस है, क्योंकि इतनी रैपिडली स्किन सेल्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं, वो डेड स्किन सेल्स इकट्ठे होते हैं और वो झड़ते रहते हैं। तो फ्लेकिंग, जो सिल्वर या वाइट कलर की फ्लेकिंग इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम इस बीमारी का। बाकी इचिंग तो है ही, पेन भी होता है, कट्स भी पड़ते हैं, इचिंग कर करके वो स्क्रैच में भी बदल जाता है, ब्लीडिंग भी होता है, रेडनेस भी होता है, बट फ्लेकिंग जो हो रहा है, सिल्वर फ्लेकिंग, वो एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है इस बीमारी का। इसके साथ फीवर वगैरह भी आता है? हाँ, बहुत रेयर केसेस में, जब बहुत सीवियर स्टेज पे ये पहुंच जाता है, जब बॉडी बर्न जैसा दिखने लग जाए कि ये जला हुआ है, आप पहचान नहीं पाएंगे कि इसको सोरायसिस है या ये जला हुआ है। ओह, ऐसा भी होता है? हाँ, इस स्टेज पे ये बहुत सीवियर कंडीशन हाँ, ये सीवियर लास्ट स्टेज सोरायसिस की, इसको हम इरिथ्रोडर्मिक सोरायसिस भी बोलते हैं। तो यहाँ पर इस स्टेज पे आपको फीवर भी आता है, शिवरिंग भी होता है, ब्लड में इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं, लिवर भी डीअरेंज होता है, स्वेलिंग भी आती है। तो यहाँ तक ये इस स्टेज तक प्रॉब्लमेटिक है। अगर ये हो जाए तो इसके बाद स्ट्रेस इसको कैसे और इंस्टिगेट करता है, बढ़ा देता है? स्ट्रेस ऐसे इंस्टिगेट करता है सर, क्योंकि पेशेंट को यहाँ पर सुसाइडल थॉट्स कि मैं नहीं झेल सकता, ये मुझे उठा ले प्रभु, ऐसे थॉट्स, और आगे फाइट करने की जो विल पावर है वो खत्म हो जाती है। अब तो मुझे इसी के साथ रहना पड़ेगा जब तक मैं हूँ, ये सारी चीज़ें उसको इंस्टिगेट करती हैं या ट्रिगर करती हैं। तो ऐसे में बस पेशेंस रखना ज़रूरी है। अगर आपको मेडिकल एड की ज़रूरत है, इमरजेंसी एड की ज़रूरत है, तो आप आसपास अपने इमरजेंसी एड लेने के बाद ऑल्टरनेट पैथीज से मतलब आप पैथीज को चूज़ करें, आप ऐसा ट्रीटमेंट लें जो सप्रेस ना करें, राइट। क्योंकि जो हमारे पास इमरजेंसी ट्रीटमेंट्स हैं इस बीमारी के, वो ज़्यादातर स्टेरॉयडल बेस हैं। अब लॉन्ग टर्म स्टेरॉयड आप ले नहीं सकते, राइट। और स्टेरॉयड ज़्यादा लेने से लिवर किडनी पे डीअरेंजमेंट आना शुरू होता है। तो आप ऑल्टरनेट पैथीज के साथ, थोड़ा पेशेंस के साथ, थोड़ा सा अपना रेजीम को मॉडिफाई करने के बाद आप जब थोड़ा सब्र रखते हैं तो डेफिनेटली आप उससे बाहर निकलते हैं। जैसे विटिलिगो में समय थोड़ा ज़्यादा लगता है, इसमें थोड़ा कम लगता है कंपैरेटिवली, मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये नोट किया है। तो कितना फिर भी इसमें कितना टाइम लगता होगा सर? ठीक होने को पेशेंट 2 महीने 1 महीने में ठीक होके चला जाता है, राइट। डिपेंड, और नो मैटर्स व्हाट कि वो कितने साल से
सफर कर रहा है या ठीक पीड़ित है, राइट? जी। एंड लगने को इसमें भी 1 साल लग जाता है। वही अगर पेशेंट डाइट नहीं फॉलो कर रहा, हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट, हाँ, रेजिम नहीं फॉलो कर रहा, मॉइस्चराइज नहीं कर रहा, सप्लीमेंटेशन नहीं कर रहा, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, ओवर थिंकिंग वाला उनका नेचर है, वहाँ पे इट टेक्स टाइम, अदरवाइज तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। मेडिटेशन, योग किस तरह से हेल्प करता है इसमें? सर मेडिटेशन, योग आपको काम रखता है, राइट? एक तो जब आप फॉर एग्जांपल नॉर्मल आप प्राणायाम टेक्निक भी करते हैं, ठीक है, राइट? तो आपके हर एक सेल तक ऑक्सीजन जाता है, डीप ब्रीदिंग में भी जी। तो आप वो कहीं भी कर सकते हैं। जब ऑक्सीजन पहुंचता है तो आपके हैप्पी हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं, जी। आपके अंदर से एक आवाज आती है कि नाउ यू फीलिंग गुड, राइट? तो वो इस तरह से इसको काम डाउन करता है, आपका जो एक टेम्परामेंट है उसको काम करके रखता है। साथ साथ जब आप रेजिम फॉलो करते हैं, थोड़ा मॉडिफिकेशन कर लेते हैं डाइट में, या ट्रीटमेंट आप अच्छा ले रहे होते हैं, मॉइस्चराइजेशन अच्छे से कर रहे होते हैं, तो वो बहुत जल्दी रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। अगर उन पेशेंट की मैं बात करूं जो कुछ नहीं कर रहे, उनके कंपैरिजन में आपको रिजल्ट जल्दी मिल जाते हैं। एक पेशेंट आते थे मेरे पास, राइट? उनको तकरीबन 15 साल से सोरासिस था और वो हलवाई थे, राइट? ओके। हाँ, तो जब मैंने उन्हें बोला कि डाइट फॉलो करनी पड़ेगी, तो ही वाज लाइक कि मैम डाइट तो नहीं हो पाएगी, मैं तो खुद हलवाई हूँ, तो जो बनाता हूँ मैं तो वो खाता हूँ। पड़ता होगा। तो नहीं कर पाऊंगा मैं कि थोड़ा मिर्ची छोड़ना पड़ेगा, तेल छोड़ना पड़ेगा, बाकी सब मैं छोड़ दूंगा, बट मैं मिर्ची नहीं छोड़ सकता क्योंकि वो राजस्थान बेल्ट से थे, राइट? तो वो इतनी मिर्ची खाते थे, बट वो बहुत कूल थे, मतलब बहुत ही काम कि मैं अब यहाँ आ गया हूँ, आप ठीक कर दो, मुझे पता है मैं ठीक हो जाऊंगा, जो करना है करो, बस मिर्ची खाऊंगा, राइट? उसके बावजूद भी वो 2 महीने में ठीक होके चले गए। तो सब यहाँ का खेल है। तो जब आप ऐसा सोचते हैं कि हाँ हम ठीक हो जाएंगे और दवा हमें काम करेगी, मतलब आप किसी के पास भी जाइए, कोई भी डॉक्टर को दिखाइए, जब आप ये सोच के दवा खाते हैं तो उसका रिजल्ट आउटस्टैंडिंग होता है। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा आपने। दवा के साथ साथ आपका यहाँ से स्ट्रांग होना बहुत जल्दी काम करता है। जब विटिलिगो और सोरायसिस के पेशेंट्स आपके पास आते हैं तो वो भी मेरे ख्याल से रेगुलर लाइफ में हेल्थ रिजीम या स्किन रिजीम के लिए आपसे प्रोडक्ट की मांग करते होंगे ना, कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट अब रेगुलरली यूज करना है। आपके पास कुछ होते हैं उनके पास दिखाने के लिए, देने के लिए? सर मेरे पास सोरायसिस, विटिलिगो दोनों के ही प्रोडक्ट्स हैं यूज करने के लिए। एंड ऑल्सो जब मैंने स्टार्ट करा था प्रैक्टिस करना आज से 10 साल पहले, तो मेरे पास पेशेंट आते थे तो मुझे उन्हें बेबी प्रोडक्ट्स रेकमेंड करने पड़ते थे, राइट? बट फिर मैंने बहुत पढ़ा या रिसर्च करा। हाँ, माइल्ड होते हैं, केमिकल फ्री होते हैं, बहुत ज्यादा केमिकल नहीं होते, पैराबिन्स नहीं होते, सल्फेट नहीं होते, स्टेरॉइड नहीं होते। बट जब वो स्टेरॉइडल एप्लीकेशन यूज कर करके आते हैं और स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं, स्किन बहुत पतला हो जाता है कि थोड़ा सा भी टच हो जाए तो ब्लीड होने लग जाए, इतना पतला हो जाता है। तो यही सोच रखते हुए, और फिर जब मैंने बहुत सोचा पढ़ा कि बेबी स्किन और सोरायसिस स्किन या विटिलिगो स्किन में बहुत फर्क है, तो इसी विचार से मैंने सी आयुर्वेदा में दोनों के लिए प्रोडक्ट्स निकाले, जहाँ पे हम बॉडी वॉश भी यूज कराते हैं या लोशन लगवाते हैं मॉइस्चराइजेशन के लिए। विटिलिगो के लिए क्रीम है जो पैचेस को फिर से कन्वर्ट करने में हेल्प करती है कि वो स्किन टोन से मिल जाए, ताकि पेशेंट का कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो। तो ये सारे ही प्रोडक्ट इसी सोच से हम लाए और पेशेंट को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। पेशेंट को वही यूज करने चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि एक तो वो नॉन स्टेरॉइडल है, स्किन को डैमेज नहीं देंगे, राइट? मॉइस्चराइजेशन रखेंगे, फ्लेकिंग, ड्राइनेस, इचिंग सब कंट्रोल करेंगे, और एटलीस्ट स्टेरॉइडल यूज से जो स्किन खराब हो गई है उसको नहीं होने देंगे, राइट? तो एटलीस्ट दे शुड गिव अ ट्राई। कूल। अपने कॉन्फिडेंस की बात करी, कॉन्फिडेंस देता है आपको। आई एम श्योर ऐसे कोई रोल मॉडल भी होते होंगे जो आपको कॉन्फिडेंस देते होंगे, यार कि ठीक है, अगर ये हो भी गया तो ये मेरे रोल मॉडल हो सकती है, इनको देखकर मैं भी कॉन्फिडेंटली बाहर जा सकती हूँ। हाँ। कोई है आपके दिमाग में ऐसा नाम? अभी सर मैं इंस्टा स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे दिखे केन्स फेस्टिवल में एक मॉडल है विनी हार्लो करके जी। उनको विटिलिगो है, राइट? और वो पूरा फेस पे दिख रहा है, बेसिकली वो डार्क इन कलर है, तो वो ज्यादा दिख रहा है, राइट? हाथों पे दिख रहा है जी। तो मॉडल है, वो सुपर मॉडल है, केन्स फेस्टिवल वॉक कर रहे हैं, रेड कार्पेट वॉक कर रहे हैं, तो ये भी एक कॉन्फिडेंस है। यहाँ पर लोग छुपा के आते हैं, पूरे स्लीव्स ग्लव्स पहन के आते हैं, राइट? और वो पूरा अपना एक मल्टी लेवल पे या ग्लोबली उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो दिस इज अ गुड थिंग वी शुड लर्न फ्रॉम हर, कि आप एक्सेप्ट करें, आप उस पर काम करें और अपने ऊपर काम करें, और आपका कॉन्फिडेंस इन सारी बीमारियों से या स्किन इश्यूज से शैटर नहीं होना चाहिए। आपका नॉलेज, आपका काम, आपकी मेहनत ये डिसाइड करना चाहिए कि आप कैसे दिखने वाले हैं, राइट? रादर देन योर अपीयरेंस। तो आप उन पे काम करें एंड नो योर सेल्फ, नो योर स्किन, नो योर बॉडी, और उसी के हिसाब से चीज़ें फॉलो करें। सिमिलरली मेरे ख्याल से साथ में जो लोग रहते हैं, जो साथ में काम करते हैं, उनको भी अपनी मेंटालिटी चेंज करने की जरूरत है। वो ज़्यादा ज़रूरत है सर। जब वो मेंटालिटी थोड़ी बदल जाएगी तो आई गेस हम भी ग्लोबली
हर कोई रिप्रेजेंट कर रहा होगा इंडिया को भी। जी राइट। कुछ मेरे पास कुछ मिथ्स एंड फैक्ट्स हैं, आप इसको कंफर्म कीजिएगा कि ये सच है या झूठ है कि बैंगन और दूध या फिश और दूध के साथ में खाने से विटिलिगो होता है। ठीक है सर, ये साथ खाने से विटिलिगो नहीं होता है डेफिनेटली, क्योंकि ये दोनों ही अलग प्रकृति के हमारे आहार हैं, है ना, विरुद्ध आहार इन्हें बोलते हैं। तो अगर आप इनको कंज्यूम करते हैं फ्रीक्वेंटली या कभी भी, तो आपको एलर्जिक रिएक्शंस देखने को मिल सकता है, आपका गट डिस्टर्बेंस हो सकता है, आपको मोशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। बट इससे विटिलिगो हो गया, सिर्फ इसी को करने से विटिलिगो हो गया, वो एक ऐसा नहीं है, क्योंकि वो तो तभी होगा जब आपका इम्यून सिस्टम आपके खिलाफ काम करेगा या मेलानोसाइट्स कम मेलेनिन बनाएंगे। बट यस, आपको अदर डिस्टर्बेंसेस या एलर्जिक रिएक्शन या गट डिस्टर्बेंसेस देखने को मिल सकते हैं, या नॉर्मल थोड़े बहुत वाइट स्पॉट्स देखने को मिल सकते हैं जो ठीक हो जाते हैं। बट वो विटिलिगो ही है ये कहना थोड़ा डिफिकल्ट होगा कि इसी की वजह से आपको विटिलिगो हो गया। ठीक है, विटिलिगो और सोरायसिस जो है ये कम्युनिकेबल डिसीज है, एक बार होगी तो फिर सबको फैला देगी। नहीं, मिथ, एब्सोल्युटली मिथ, ऐसा कुछ नहीं है। क्या किसी भी प्रकार का पुराना पाप या कर्म जो है ये उसके रिजल्ट्स हैं? एब्सोल्युटली मिथ, ऐसा कुछ नहीं है। पेशेंट आते हैं सर ये झाड़ा लगवाने किसी बाबा के पास, ये उतरवाने वो उतरवाने, ये तो पता नहीं कौन से कर्मों की सजा, ऐसा कुछ नहीं है सर। बस किस्मत खराब है कि जीन्स में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर चल रहा है, अब उनके लिए तो पीढ़ी दर पीढ़ी उनको बदलना पड़ेगा ये पाप और कर्म, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ मिथ है, ये कुछ नहीं है, बस किस्मत खराब है, आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो रहा है, बट आप उस पर काम कर सकते हैं। जी, बिफोर वी रैप अप द शो, मैं जानना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे देखने वाले फिलहाल इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, एक हेल्दी स्किन रेजिम के लिए कौन सी 3 टिप आप देकर जाना चाहेंगे? हेल्दी स्किन रेजिम के लिए सर सिर्फ 3 टिप ये होंगी मेरी कि एक तो वही प्रोडक्ट आप यूज़ करें जो आपको सूट करता है। जैसे मैंने भी रेटिनॉल ट्राई करा, मुझे नहीं सूट करा, तो मैंने बंद कर दिया मैंने बंद कर दिया। नंबर 2, आप अच्छा खाना खाइए, घर का बना खाना खाइए, है ना, चूज वाइजली। जंक फूड और बाहर का खाना कम से कम लिमिटेड खाइए, मजबूरी में खाइए, बहुत ज़्यादा अल्कोहल स्मोकिंग से दूर रहिए। एंड नंबर 3 कि आप हाइड्रेशन बरकरार रखें, राइट। हाइड्रेशन अच्छे से रहेगी इंटरनली एक्सटर्नली, तो वो बहुत अच्छा स्किन पे काम करती है। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ एक ग्लास पानी पिया जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन द शो। आपके साथ बात करके बहुत मजा आया, आई एम श्योर इसको सुनने देखने के बाद बहुत सारे लोग की स्किन प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। थैंक यू।